दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इसके पहले कहानी और नाटक के विषय वस्तु पर या उनके प्रकाशन वर्ष पर 7 वीडियो आप प्राप्त कर चुके होंगे, जो हाल ही में भी पिछले हफ्ता में अपलोड हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। और इस समय मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन से ये है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। मतलब एक तरह से यूँ समझिए कि ये प्रैक्टिस सेट की तरह से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक लाइन का इसका उत्तर है, तो फिर एक एक लाइन का प्रश्न है और एक एक शब्द भी इसका उत्तर है, तो आपका तैयारी भी जल्दी होगा। इसको चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल पर इसको मैं PDF में डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप तैयारी कर सकते हैं डायरेक्ट PDF से। तो कई तरह से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। और आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार प्ले स्टोर में जरूर प्ले लिस्ट में जरूर चले जाइएगा। और वहां कई फोल्डर मिला करके आपको 300 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, जिसमें TGT PGT का पूरा कोर्स कवर करने का प्रयास किया गया है। उसमें कुछ वीडियो यदि आप टेट का तैयारी कर रहे हैं तो टेट का भी कुछ वीडियो, कुछ जूनियर एडर का वीडियो है, कुछ GIC का वीडियो है। तो सब मिला करके अच्छी तैयारी करने का एक प्लेटफार्म है। आप यहाँ से अच्छा कुछ कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है, यह किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है ना। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं किस भाषा से आए हैं? तो संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है। चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है, यह किसने कहा है? तो प्रदीप सक्सेना ने कहा है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? तो वीरेंद्र मिश्र हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतया समझ सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है श्याम सुंदर दास का। ठीक। पतझड़ में समास ये है, समस्त नहीं, समास होना चाहिए तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो गया है। समास, तो पतझड़ में समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉमन चीज दिख रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा, पतझड़ अगर पूछ दिए कि कौन सा समास है तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है। शुक्ल जी किसकी कविता को मौन मध्य पुकार कहा है? तो घनानंद की कविता को उन्होंने कहा है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग सोचते होंगे कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस भी चैनल से आप पढ़ते हो, जिस भी टीचर का वीडियो आप देखते हो या जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, हर एक टीचर से आपको कुछ नई चीजें ही मिलेंगी। ये सही है कि कुछ काफ़ी डीपली पढ़ाएंगे, कुछ आपको विषय वस्तु से लेकर के, मतलब जो विषय वस्तु को ही आधार बना करके पढ़ाएंगे, लेकिन इतना तो तय है आप जितना भी वीडियो देखेंगे उसमें एक वीडियो में अगर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 4-5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं और वही मेरिट बनाते हैं जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप उन प्रश्नों को चाहे तो नोट करके एक श्रृंखला, मान लीजिए कि हमारे में अगर आपको 50 प्रश्न है उदाहरण के तौर पर, तो इसमें अगर आपको 10 प्रश्न मिल रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छा है, जो आपको नहीं पता है उसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए। उसी तरह दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरह से आप तैयार करते चलेंगे तो जो आप जान रहे हो तो जान ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उसका एक श्रृंखला आप अवश्य बनाएं। ठीक है ना। चलिए, रस को वैद्यांतर स्पर्श शून्य माना है, किसने माना है? तो विश्वनाथ ने माना है। ठीक है ना। कोमल गंधार नाटक है, यह नाटक किसका है? तो शंकर शेष का है। साहित्य सुधा निधि किसका है? तो जगत सिंह का है। ठीक है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद से पास हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंकर थे। ठीक है ना। तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह, इसके पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये मुक्तिबोध का है। अगर निराला दे दिया जाएगा तो लगेगा कि निराला का है,
लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसका है, मुक्तिबोध का है। ठीक है। कहानी सदैव जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है, बहुत सामान्य सा कथन है, लेकिन देखिए मुंशी प्रेमचंद का कथन है ये, और यहाँ जल्दी ध्यान नहीं पहुँच सकता है क्योंकि आलोचक रहे नहीं है, इसलिए यहाँ ध्यान नहीं जाता है। इसलिए हर छोटी छोटी बिंदुओं पर भी आपको ध्यान देना होगा। चिरमुखी मानवता के अन्वेषक किसको माना जाता है, देखिए एक अलग हट करके प्रश्न है कि नहीं है। चिरमुखी मानवता के अन्वेषक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। किसकी रचनाओं में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण पाया जाता है, तो पद्माकर की रचनाओं में पाया जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, तो किसमें मिलता है, प्रेम सागर में मिलता है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग। रीति विज्ञान कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसने लिखा है, तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है जशवंत सिंह का। मित्रों, ये आप एक बार मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट का, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस का लिंक भी आपको वहाँ से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ सीधे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। वहाँ से आपको ये सुविधा होगा कि आप या तो पीडीएफ के द्वारा या फिर प्रिंट आउट निकाल करके आप अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं सर किस पुस्तक से पढ़ाते हैं, कौन सी पुस्तक अच्छी है, तो मैं तो कई पुस्तकों का संकलन लेकर के पढ़ाता हूँ, एक पुस्तक से नहीं, 4 5 6 पुस्तक मेरे पास हैं लगभग, तो उन्हीं से मैं संकलन लेकर मैं पढ़ाता हूँ। कुछ मेरे पुराने पहले के नोट्स हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर पुस्तकों को खरीदना है तो उसका लिंक मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ जाइए। अगर आपको लगता है कि वो पुस्तक काफ़ी अच्छी है, जैसे कि बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें काफ़ी ट्रेंड में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताबों को आप पढ़ें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आप पढ़ें। डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक तो थोड़ा मोटा है, लेकिन वह आपके पास कम समय के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके पास समय कम है तो नहीं। लेकिन सबसे अच्छी और कम समय में अच्छा चीज़ जो कवर किया गया है वह सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के बुक को आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि वह समझिए कि गागर में सागर की तरह से, उसका भी लिंक मैं दे रखा हूँ। आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, देख लीजिए, अगर किताबें अच्छी हों, पसंद की हों तो ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है ना। चलिए, स्कंदगुप्त नाटक में अंक कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। ठीक है ना। मतिराम ने कौन सी रचना किसी के आश्रय में नहीं लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा अलग हट करके प्रश्न है ये। तो रसराज एक ऐसी रचना है जो किसी के आश्रय में इन्होंने नहीं लिखा है। संन्यास का विलोम ग्राह्यस्थ होगा। भट्टनायक का दर्शन सांख्य दर्शन होगा। ठीक है ना। शुद्ध कविता की खोज किसकी है, तो नामवर सिंह की है। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, ये बोधा की पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है बोधा की। ठीक है ना, बोधा की पंक्ति है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये रचना है। लाल फीता शाही, ये शब्द जो है यौगिक भाषा का शब्द, ये सॉरी यौगिक शब्द है। ठीक है ना। अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है, तो देखिएगा नाक और मुंह दोनों से होता है, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमोला काव्य संग्रह अच्छा है, त्रिलोचन का है, और इसको आप देखिएगा, याद करिएगा। होगा फिर से दुर्धर समर, यह तुलसीदास से लिया गया है। यह राम की शक्ति पूजा अगर रहे और तुलसीदास रहे तो ज़्यादातर ध्यान होगा राम की शक्ति पूजा पर, इसलिए इसको मैं यहाँ डाल दिया हूँ कि होगा फिर से दुर्धर समर, यह तुलसीदास से, राम की शक्ति पूजा से नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गायन का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, यह स्लोगन किसका है, यह सूक्ति किसका है, तो भरत मुनि का है। जलते हुए वन का वसंत, यह किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार का है। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। कुंभ में छोटी बहू किसकी रचना है, बंग महिला की रचना है। और आप बताएंगे कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है, आप कमेंट बॉक्स में देंगे हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है।
नीलम, मोती और सिंधु ये ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग के शब्द हैं। नदियों में हालांकि ज़्यादातर नदियाँ स्त्रीलिंग ही होती हैं, कुछ नदियाँ पुल्लिंग होती हैं, तो इसलिए यहाँ झेलम नदी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये सिंधु नदी, सिंध भी एक नदी है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ मैं डाल दिया। दोनों को आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़िए। कुछ नदियाँ होती हैं, ज़्यादातर नदियाँ होती हैं स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ नदियाँ पुल्लिंग भी होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो यह शब्द परमाल रासो के बारे में कहा गया, और बहुत अच्छा कथन है, पूछा जाने वाला ये पंक्ति है। ठीक है। रेखाएं और चित्र, ये रेखा चित्र है, किसका है? विनय मोहन का है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहा जाता है। देखिए विशेषण की परिभाषा थोड़ा अलग हट करके दिया है, और इस तरह का आएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर होगा। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और यह पूछा भी जा चुका है इसके पहले। यह किसका है? नगेंद्र का है। किशमिश किस भाषा का शब्द है? किशमिश, किशमिश किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एटम बम कहानी है, किसकी कहानी है? अमृतलाल नागर का है। खुरदुरी हथेलियाँ ये काव्य संग्रह है, ये किसका है? अनामिका का है। प्रेमचंद के फटे जूते एक रचना है, व्यंग रचना है, और यह हरिशंकर परसाई का है। देहाती दुनिया को आंचलिक उपन्यास माना है, किसने माना देहाती दुनिया को आंचलिक उपन्यास? तो गोपाल राय ने माना है। और पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा किसका है? तो पृथ्वी परिक्रमा जो है कि सेठ गोविंद दास का है। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कलेक्शन अच्छा होगा। अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यहाँ से आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।